लूटा हुआ है, क्या हुआ है यहाँ? यहाँ पे ये लोग, हमारे पास कॉल आया था, हमारे पास केस आया था। हम केस देखने के लिए गए, बोला मर्डर हो गया। केस देखने जा रहे तो उसी में ये लोग रोड पे आग लगाया, और आग लगाने के बाद बोले भाई थाना की गाड़ी है, 112 की गाड़ी है। 112 की गाड़ी बोला जो आप लोग जाइए, हम थाना की गाड़ी को बुलाएंगे, रोड जाम करेंगे। हम लोग गाड़ी घुमा करके जैसे जा रहे थे, पीछे से पत्थर मार दिया और सीधा फोड़ा। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। जिसकी मौत पर 2 लोगों को हुई जेल, दरोगा हुआ सस्पेंड, वो लौट आया जिंदा। परिवार ने ले लिया 4 लाख का मुआवजा, 68 दिन बाद लौट आया बेटा। जी हां, दरभंगा में 17 साल के भोला कुमार राम को मृत मानकर एक शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिजनों को 4 लाख रुपए की सरकारी सहायता भी मिली। इस मामले में एसएसपी देवदूनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने एफआईआर नहीं करने के आरोप में तत्कालीन थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को निलंबित कर दिया। फिर एफआईआर हुई, 5 लोग नामजद किए गए, 2 निर्दोष जेल में हैं, लेकिन वो भोला जिंदा है। 68 दिनों बाद भोला खुद कोर्ट पहुंच गया। उसने बताया कि उसका अपहरण कर नेपाल ले जाया गया था। भोला गुरुवार शाम 6:30 बजे वकील के साथ दरभंगा व्यवहार न्यायालय पहुंचा। यह जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मब्बी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सूचना मिलते ही कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने भोला को उसके घर वालों के साथ भेज दिया। भोला के पिता मजदूरी करते हैं। करीब 7 दिन पहले किसी ने भोला के अपने बड़े भाई धीरज के मोबाइल पर फ़ोन कर कहा कि आपका भाई जिंदा है, तो धीरज ने कहा कि मेरा भाई भोला तो मर गया है। उस पर उसने वीडियो कॉल भी भेजा और बात भी कराई। उसके बाद धीरज नेपाल जाकर उसे लाया। परिजनों ने उसे वकील के हवाले किया। वकील ने उसे कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। भोला ने बस इतना कहा कि उसे भाई ने नेपाल से लाया। भोला के मुताबिक 8 फरवरी को वो दरभंगा राज परिसर में खेल रहा था। उसी दौरान 2 लोग आए, उसको रुमाल सूंघाया, वो बेहोश हो गया। होश आने पर वो अपने आप को नेपाल में पाया। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। मब्बी थाने के सिमरा गांव के जगदेव राम का बेटा भोला कुमार 17 साल का 8 फरवरी को लापता हो गया था। परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया और 45,000 रुपये की फिरौती मांगी गई। परिवार ने पुलिस को बताया और 5,000 रुपया भेज भी दिया, लेकिन भोला का कुछ पता नहीं चला। 26 फरवरी को बेता पुलिस ने अललपट्टी रेलवे गुमटी के पास ट्रैक से जख्मी हालत में एक युवक को पाया। उसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। 28 फरवरी की रात उसकी मौत हो गई। इस अज्ञात शव के चेहरे के हिस्से के अनुसार परिजनों ने मान लिया कि ये उसका बेटा है। इसके विरोध में परिजनों ने 1 मार्च को विश्वविद्यालय थाना के आजमनगर दुर्गा मंदिर के समीप लाश को सड़क पर रखकर हो हंगामा किया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी ने आश्वासन पर जाम हटाया गया। परिजनों को समाज व कल्याण विभाग की ओर से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। अपना समझकर अज्ञात लाश का दाह संस्कार कर दिया गया। इस मामले में एसएसपी जदुनाथ रेड्डी जला ने एक्शन लिया और मब्बी थाने के थानेदार को निलंबित कर दिया। जांच हुई और जांच के आधार पर 5 लोगों को नामजद करते हुए 2 लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन मृतक का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यह केस छोड़ जाता है। कहीं चला गया था और उसके बाद हम लोगों के द्वारा मब्बी थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, लेकिन मब्बी थाना के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया बल्कि सनहा दर्ज कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग काफ़ी खोजबीन की, अपने स्तर से हर जगह खोजबीन किए। उसके कुछ दिनों के बाद उसके भाई के मोबाइल पर जो है लगातार एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आना शुरू हो गया कि तुम 45,000 रुपया दो, जो तुम्हारा भाई मेरे पास है, ये है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर इस बात का भी लिखित जानकारी मब्बी थाना को दिया। फिर वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुआ। फिर एसएसपी ऑफिस में दिया गया, लेकिन वो सुनवाई नहीं किया। फिर इसका भाई के द्वारा जो है सोचा कि पैसा दे देते हैं तो मेरा भाई को रिटर्न कर देगा। तो ये 5,000 रुपया पे फ़ोन के माध्यम से उस नंबर पे भेज दिया। भेजने के बाद भी जो है इसका भाई नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद फिर इसको पता चला कि यहाँ अललपट्टी रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात लाश मिला, जिसको इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। वहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया।
जब बुलाया गया तो शायद इसका चेहरा उस लाश का फूला हुआ था। तो ये लोग के लिए दावा किया गया जो नहीं, इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जो इसको शक है जो इसका भाई नहीं है। उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर इन लोग को ज़बरदस्ती, इन लोग का कहना जो नहीं, ज़बरदस्ती हम लोग को लाश दे दिया गया। फिर हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए। दाह संस्कार वगैरह हो गया, सारा चीज़ हो जाने के बाद इसको पुनः जो है एक अज्ञात नंबर से नेपाल से व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ। तो व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ तो इन लोगों को लगा जो नहीं कोई फेक कॉल है, तो इन लोग अवॉइड किया। फिर उसके बाद उस व्हाट्सअप कॉलिंग के बाद वीडियो कॉलिंग जब आया तो ये उठाया। तो उठाने के बाद ये देखा तो भाई इसका भाई है। तो फिर वीडियो कॉलिंग से बातचीत होने के बाद जो है फिर ये लोग जो जिस नेपाल में जो जगह बताया गया वहाँ पे ये लोग 4-5 आदमी वहाँ पर गए। जाने के बाद वहाँ से पूछताछ किए, पूछताछ करने के बाद जो है उनको लगा ये जो उनका भाई है। फिर ये आज कोर्ट में आए, कोर्ट में हमको सारी बात बताया जो सर ऐसा-ऐसा बात है। तो हमने देखा उनका आईडी प्रूफ देखा, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, तो लगा जो नहीं ये लड़का वही है। तो फिर हमने न्यायालय को आवेदन दिया कि सर इसका बयान कराया जाए। अभी लड़का के न्यायालय में स्टेटमेंट के लिए लड़का है। जी, जी, हमको मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया गया, जिससे ये साबित होता है कि वो लड़का मर चुका है। लेकिन इनके परिजन के द्वारा जो मुझे आधार कार्ड डॉक्यूमेंट दिखाया गया और मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो लड़का को देखा है, उससे लग रहा है जो नहीं लड़का ज़िंदा है। जी। अब तो स्टेटमेंट के बाद जज साहब जो आदेश करेंगे, क्योंकि ये मामला जाँच का है और ये गंभीर है। कहीं न कहीं जाँच का मामला है, अब सच्चाई क्या है, तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए वहाँ पे जी। हाँ, जहाँ तक कि पैसे की बात है, इन इन लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा पैसा दिया गया और इन लोगों ने इमीडिएट आज ही कल्याण विभाग को भी आवेदन भी दिया है, जो पैसा जो मेरे खाता में आया है, जो मेरा भाई ज़िंदा है, ये पैसा को आप रिटर्न ले लीजिए। इन लोगों के द्वारा कल्याण विभाग को आवेदन भी दिया गया है। जी। 4 लाख के समथिंग इनके अकाउंट में आया है, जो पैसा अभी भी उनके अकाउंट में एज़ इट इज़ है। उन लोगों ने इस पैसा को कहीं कोई खर्चा वगैरह नहीं किया है। मेरा नाम मुकेश कुमार राय है।